वो मेरे हिसाब से पढ़ने के बाद अगर आप देखो इतना टाइम मिलेगा पढ़ने का और फ्रेम करने का टाइम पक्का मिल जाएगा इतना, क्योंकि 5 मिनट पहले कॉपी देता है। दिमाग इधर उधर मत लगाना बिल्कुल भी, ओनली फ्रेम करने में कोशिश करना कि मैं इसके स्टेक होल्डर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। मैं इसके नैतिक मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नैतिक मुद्दे लिमिटेड है, कुछ एक इथिकल इशू कुछ एक लिमिटेड है, उनको लिख लो। पर्यावरण नैतिक दुविधा कौन कौन सी हो सकती है, पर्यावरण बनाम विकास है, डेवलपमेंट नैतिकता बनाम मतलब मूल्यों के स्तर पर द्वंद्व हो सकता है, ठीक है। सत्यनिष्ठा बनाम कार्य क्या वंचित वर्गों के साथ न्याय, सत्यनिष्ठा बनाम करुणा। तो कुछ एक नैतिक दुविधा अपने दिमाग में बना लो, अगर कुछ एक स्टेक होल्डर अपने दिमाग में बना लो, कुछ एक उसके ऑप्शन अपने दिमाग में बना लो, जैसे ही आप करोगे आपकी 5 मिनट बच जाएगी भाई साहब, क्योंकि 3 मिनट तो आपकी पढ़ने की और 2 से 2.5 मिनट आपकी प्रोसेस करने की। जैसे ही वो खत्म हुई आपकी पहली केस स्टडी को कोशिश करो कि 7 से 8 मिनट में उसको कंप्लीट लिख दो आप, क्योंकि फ्रेमिंग ऑलरेडी आपके दिमाग में कर चुके होंगे, बस उसको लिखना है, आप लिखना भर है आपको, और कीवर्ड्स ऑलरेडी आप पढ़ के जा चुके हो। तो आपको जैसे ही वो टाइम मिलेगा ना, 2 घंटे 1 घंटे का गैप मिलेगा, 1.5 घंटे का गैप मिलता है, उसमें वो टर्मिनोलॉजी और जो डायग्राम मैंने कराया ना बस उससे गो थ्रू हो जाना, बस उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। तो जैसे ही टर्मिनोलॉजी जाओगे आपको चिपकानी हो, टर्मिनोलॉजी उल्टी कर ली बस उसकी। तो ये 5 से 7 मिनट में आपका काम यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद रहेगी आपकी, अब देखो अब स्थिति ऐसे समझो, अब स्थिति बदल गई है, अब आपके पास 2 घंटे और 50 मिनट है, 2 घंटे और 56 मिनट है या 54 मिनट है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन है, हाँ हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में जितने भी केस स्टडी से रिलेटेड जो नैतिक दुविधा है, नैतिक वो हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज डायमेंशन से स्टेक होल्डर वाले कैसे निकालने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में करा दूंगा प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि वो मेरी उस वाले बैच की भी इस वाले की भी है, तो मैं उसको कॉमन करवाऊंगा परसों, तो उसको मैं अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं बस ये वो करवा रहा हूँ फिनिशिंग वाला काम, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहां करवा चुका हूँ, ठीक है। अगला मैं बात कर रहा था यहाँ पे 1 घंटा, और अब अपने पास स्थिति बदल गई, अब अपने पास टाइम बचेगा अच्छा खासा। इसको अप्लाई करके देखना, ये एप्लीकेबल चीज बता रहा हूँ, कुछ भी हवा हवाई वाली बात नहीं बता रहा हूँ कि हवा में चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अब अपने पास 5 केस स्टडी बचेगी और 230 नंबर का ही पेपर बचेगा। उसके बाद पेपर 1 के सेक्शन पे आ जाना। भाई साहब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर पेपर 1 के सेक्शन के 13 क्वेश्चन में आपने अच्छे आंसर लिखे हैं तो आपको बाकी के 5 केस स्टडी में नंबर अच्छे मिलेंगे। भले से इन 4 केस स्टडी को अच्छे से कर लेना और एक केस स्टडी को थोड़ा सा लो में चले जाना, मतलब इसमें स्टेक होल्डर कुछ मत लिखना, जो उसने पूछा डायरेक्ट हिट करके आ जाना, बस उसकी डिमांड थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख के, क्योंकि टाइम कम बचता है, मैं इस चीज को मानता हूँ। और पिछली बार जैसा पेपर आया तो टाइम कम बचेगा ही बचेगा, लेकिन ये आपका टाइम बचा सकता है वहां पे, क्योंकि पिछली बार दिक्कत ये थी कि केस स्टडी ना बहुत लंबी लंबी थी, 5 मिनट तो पढ़ने में ही ले जा रही थी। तो अगर आपका ये 5 मिनट वाला टाइम बचा लिया आपने, तो आपको 5 मिनट 3 घंटा और 5 मिनट मिल रहे हैं पेपर को करने में। तो उसमें आप कोशिश करना कि ये 13 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे करना जो अल्टीमेट तरीके से लिख सको, शुरू वाले, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो जो 6 क्वेश्चन है वो तो आपके डायरेक्ट हिट होंगे, उनमें तो कोई इश्यू नहीं, वो तो आपको उगलने। लेकिन जो 4 क्वेश्चन अप्लाइड है, अगर आपने टर्मिनोलॉजी याद है तो आपको टर्मिनोलॉजी भर के आनी है इनमें। और 3 जो कोटेशन वाले क्वेश्चन है इनको डील करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि अपने को इन 3 क्वेश्चन में एक तो इसको समझ लेना कि ये निबंध है, लघु निबंध है, ठीक है। लघु निबंध में हम क्या करते हैं, या एक तो उसके पक्ष में आर्गुमेंट देते हैं, एक उसके नेगेटिव में आर्गुमेंट देते हैं, और एक उसको कंक्लूड करते हैं। फिलोसफिकल निबंध है ऐसे समझ लेना उसको। दूसरा तरीका उस निबंध को लिखने का क्या हो सकता है, उसकी व्याख्या करना। निबंध में तो भी तो हम यही करते हैं भाई, उस जो पॉइंट दे दिया उसकी व्याख्या करते हैं, उसके आर्गुमेंट, हो सकता है उसके पक्ष विपक्ष में आर्गुमेंट ना हो, लेकिन कोशिश करना कि यहाँ पे हम लोग कोटेशन का यूज करें। ऑलरेडी आप निबंध में कोटेशन यूज कर चुके हो, यहाँ पे उन बुक्स का यूज करना जो ऐसे के लिए हम लोगों ने तैयार की आर्गुमेंट देने के लिए, ठीक है। अब मैं ये तो पेपर करने की स्ट्रेटजी हुई बेसिक कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना कैसे। इन
एक केस स्टडी के बाद यहाँ से 6-7 क्वेश्चन करना, और उसके बाद इसमें से अगर आपको लग रहा है कि मैं 13 के 13 क्वेश्चन में से मेरे को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे यहाँ जंप करना और 13 में से अप्रोक्स 1 घंटा और 30 मिनट तक, 1 घंटा और 30 मिनट ही टाइम देना, इससे ज्यादा टाइम मत देना यहाँ पे, है ना। 1 घंटा और 30 मिनट में कोशिश करना कि भाई मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ से मैं निकाल लूँ अप्रोक्स 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आएंगे। हाँ, ये सही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। एक कोटेशन को उसकी अगर उससे कोरिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, उसकी व्याख्या करने में सहायक है अगर दूसरा कोटेशन, तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, रही बात इसकी, एक मिनट, रही बात इसकी कि भाई उसके बाद 1 घंटा और 30 मिनट में कोशिश करना कि मैक्सिमम यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन जितने मैक्सिमम सोल्व हो सके वो कर लेना भाई। और लास्ट के फिर उस आपके पास बचेगा 1 घंटा और 30 मिनट, और उसमें 5 से 7 मिनट 10 मिनट आप छोड़ बचा के रखना कौन से क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आ रहे थे पहले पार्ट में, जिनके अच्छे से आप फ्रेम नहीं सोच रहे थे, तो उनमें बस पेज भरने का तरीका सोचना, बस कि 10 मिनट में छोड़ के कुछ नहीं आना। जो 1-2 क्वेश्चन बचा होगा उसमें मैं कुछ भी नहीं आए ना, कुछ भी आपको नहीं आए, तो उससे रिलेटेड इथिक्स की जो की टर्मिनोलॉजी है उनको तो एटलीस्ट लिख के ही आ जाना। ठीक है, अब मैं इसको तो बंद कर रहा हूँ और दूसरे इस पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने क्लास ले ली है वो मतलब एक बार जा सकते हैं अगर जिसको जाना है, क्योंकि मैं वो पीपीटी डिस्कस करूंगा। उसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, टॉपर्स की कॉपी से इनसाइट अगर मिलेगा तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें है चीजें कुछ एक, है ना, तो उसको अगर एक बार देखना चाह रहे हो तो देख लो, मैं जल्दी ही इसको खत्म कर दूंगा। बाकी आप इस तरीके से कोशिश करना कि पेपर को मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करूं। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। दिख रही है स्क्रीन? सर जाते ही सबसे पहले केस स्टडी को हिट कर लें। वो आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं केस स्टडी को डील कर सकता हूँ पहले बेसिक लेवल पे ही, तो केस स्टडी को डील कर लो। लेकिन पहला क्वेश्चन केस स्टडी को डील करना है और कोशिश करना है शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन डील कर लो। क्यों, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। अगर आप शुरू में केस स्टडी डील करोगे ना सारी 5 की 5, तो आपको टाइम पक्का लगेगा। और जैसे आप कितनी केस स्टडी, 3 केस स्टडी के बाद चौथी और 5वीं कितनी अच्छी लिख लो, कितनी ही अच्छी लिख लो, आपने अगर पहले पार्ट के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है सर। तो पहला पार्ट तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि उसको तो अच्छे से हमको यूज करना ही करना है। अब वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन चल रही है मेरी। एक मिनट, फुल स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही है, इशू। ठीक है, मैं इतने में ही करवाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। अप्लाइड क्वेश्चन, प्रायोगिक क्वेश्चन है, उदाहरण वाले क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, और वैचारिक वाले क्वेश्चन शुरू के 6 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सचिन एक बार माइक ऑफ करना, है ना। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के पहले पार्ट को डील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर वहां से ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं पिछले साल दिव्या की बात करूं, या फिर पूनिया की बात करूं, या फिर उसकी बात करूं, क्या नाम है उसका, भारत की, तो तीनों से अगर मेरी चर्चा हुई है तो बस यही हुई कि उनका सबसे अच्छी पार्ट ये है। दिव्या को ज्यादा नंबर इसलिए मिला है भारत से और पूनिया से क्योंकि उसने पहले पार्ट को काफी अच्छे से डील किया है। उसने एग्जाम्पल्स तीनों लेवल पर दिए हैं। केस स्टडी में अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी आप एक केस स्टडी अच्छा लिख चुके हो शुरू में ही, तो 4 केस स्टडी में चौथे नंबर की केस स्टडी थोड़ी कमजोर भी होगी ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नंबर का फर्क पड़ेगा। लेकिन एक नंबर अगर 5 और 4 केस स्टडी में कम भी हो गया तो आपका वहां से 1 क्वेश्चन ही जाएगा, लेकिन आपके छूट जाएंगे उस चक्कर में 2 क्वेश्चन, 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा।
इस चीज को आप प्रैक्टिकल करके देख लेने वाले से, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अब इस वाले पार्ट की कि भाई इन क्वेश्चंस को कैसे दे। एक तो आपको ना अवधारणा की जो मतलब इसको छोड़ो यार, क्या ये सारी चीजें, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बस मैं वही डिस्कस करूंगा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो भाषा लैंग्वेज तो आपकी सरल ही है, सब लोगों की कॉपी देख ली है। निर्णय कथन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना वर्डिक्ट दो, कभी भी एथिक्स का कोई क्वेश्चन बिना कंक्लूजन के मत छोड़ना भाई। उसमें अपना वर्डिक्ट देके आना कि मेरे को क्या लगता है, किस तरीके से नैतिकता, किसी तरीके से अभिवृत्ति इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में सहायक हो सकती है, किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस और जो भावना इमोशनल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड और एटीट्यूड मिलके एक अच्छा सिविल सेवक बना सकते हैं। हाँ, सकारात्मक अभिवृत्ति, लोक सेवा के प्रति अच्छा सकारात्मक एप्टीट्यूड तथा सकारात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास एक अच्छा लोक सेवक का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा है। इस तरीके से कंक्लूड करके आना, उसको छोड़ना मत, ठीक है। दूसरा क्या है, टेल वर्ड, कि टेल वर्ड पूछ क्या रहा है। अगर उसने विश्लेषण पूछा तो क्योंकि ये वहां काम आएंगे जहां पे कोटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करना। अगला बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल वो है तर्क है। इसका मतलब ये है कि आप जो आयाम लेके चलोगे ना, उसको मल्टी डायमेंशनल रखना भाई। उसका मतलब क्या है कि भाई एक तरीके से आपने एक लोक सेवक के एग्जांपल लेके जा रहे हो, आप लोक सेवक के एग्जांपल दे रहे हो, वो नहीं चलेगा। आप उधर प्राइमरी पार्ट में ही जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का भी दे देंगे, गांधी जी का भी दे देंगे, जवाहरलाल नेहरू का भी दे देंगे, तीनों एग्जांपल खत्म कर दिए। तो वो नहीं करना है। उसकी जगह आप एक लोक सेवक का दो, एक स्वतंत्रता सेनानी का दे दो, कोई और फिर एक पर्सनल दे दो, तो इससे क्या डाइवर्सिटी बनी रहेगी। इसीलिए मैं पहले ही बोलता हूं कि 3 लेवल पर अपने को एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है। अगला तीसरा पार्ट क्या है कि निर्णायक कथन अपने को रखना है। कंक्लूड वो तो मैं बोल दिया। दूसरा एक क्या है, दार्शनिक और विचारकों को संदर्भ ले सकते हैं। जब भी आप न्याय की बात करो, जॉन रोल्स आपके आएगा ही आएगा। जब भी आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति की बात करो, आपका स्थिति प्रज्ञा की धारणा को यूज करो ही करो वहां पे, ठीक है। तो ये सिद्धांत और विचारक वहां पे काम आएंगे ही आएंगे। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जहां पे आप बात करो, केस स्टडी में बात करो कि ओवरऑल वेलफेयर की बात करूंगा मैं। जब मैं बात करूंगा कि भाई 500 लोगों को बचाना है, 1 लोग को मरना है, तो वहां पे हानि सिद्धांत काम आएगा ही आएगा आपका मील का। जहां पे भी आप कोविड के दौरान लोगों को बचाने की बात करोगे, कोविड के दौरान जो वैक्सीन है उसको वितरण की बात करोगे, तो वहां पे ट्रस्टीशिप सिद्धांत काम आएगा ही आएगा। और ये तब आप याद आएंगे आपको जब आप इनके 3 पेज बना लोगे और उनको बेसिक डेली बेसिस पे रट्टा मारोगे 5 मिनट। एक बार आपको ने रट्टा मारना शुरू कर देना, आपकी कॉपी भी वो अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगी। 3 पेज की जगह 5 पेज बना लो और बाकी के 2 पेज में वो डायग्राम देना जितने भी उनको और चेक एक जगह। अगर ये दोनों उतर गए आपकी कॉपी में, तो आपके 110 से 115 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। और 110 से 115 नंबर बुरा नहीं है। अगला है ठोस तर्क देना। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट दो, आप उसके नीचे उसको सब्स्टिट्यूट करो। अब आजकल ना ऐसा जमाना आ गया कि हर एक चीज की का वैलिडेशन थोड़ा जरूरी हो गया। आज के 2 साल पहले अगर कोई मेंस लिख रहा होता तो उसके लिए वैलिडेशन जरूरी नहीं था। अभी मैंने ये एक आपके उसमें उसकी कॉपी देखी, उसको नंबर ठीक मिले, लेकिन उसने क्या किया है कि डेटा फैक्ट के बाद क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लिख दी है कि भाई 1% लोगों के पास 40% है, जबकि वहां पे ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इतना बेसिक डेटा अगर आप ऐसे भूल जाओगे तो फिर तो गड़बड़ है। आपको वैलिडेशन के लिए भी आप गलत चीज का यूज कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। पहले से आप डेटा फैक्ट डालो ही मत, उससे अच्छे, ठीक है। तो वैलिडेशन अगर मैं बात करूं ट्रस्टीशिप सिद्धांत की, तो वहां पे आप गांधी जी को कोट करो ही करो। गांधी जी के 7 पाप बिना धर्म के राजनीति की अगर बात कर रहे हो, तो वहां पे गांधी जी का 7 पाप की धारणा डालो ही डालो। तो वो आपका वैलिडेशन बढ़ाएगा और वो आपके नंबर बढ़ाने में भी सहायक होगा। कुछ एक कॉपी जैसे मैंने बोला ना वैलिडेशन वाली बात, अभी वैलिडेशन वाली बात है, लास्ट में कंक्लूजन देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें 1 मिनट वो कर सकता हूँ क्या,
ठीक है, अभी तो उसको चलने देते हैं। लेकिन ये एक डायग्राम ऑलरेडी आपको पता है कि डायग्राम कैसे यूज करना है। हर एक टॉपिक का मैं डायग्राम दे चुका हूँ। कुछ एक कोटेशन आपको मैं ऐसे में तैयार करवा चुका हूँ, जो आपको जिन्होंने नहीं किया वो मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा। लेकिन ये कोटेशन आपको यूज करनी ही करनी है ऐसे। जैसे कोई भी कानून न्यायपूर्ण हो, जो उसकी अवज्ञा करना न केवल उचित है, अपितु ऐसा करना उसका दायित्व भी है। ठीक है। अरे सॉरी, स्क्रीन ही गायब हो गई। ठीक है, तो इसमें वर्डिक्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देना ही देना है। राइट ऑफ लाइफ उसने लिख दिया। दूसरी ओर इसका डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डायग्राम अपने को यूज करना ही करना है, वो हमारा एक नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम उसका मैं डायग्राम करवा चुका हूँ। अब देखो, ये किसकी कॉपी है? ये रजनीश पटेल, रजनीश की कॉपी है। ठीक है, इसने देखो कंक्लूड में क्या कर दिया, कोटेशन यूज कर ली। और जो जिनका हिंदी लिटरेचर है ना, वो तो भाई खूब धूमधाम से पहलो यहाँ पे कंटेंट को, क्योंकि ऑलरेडी आप वो सारी चीजें कर चुके हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कोशिश करो कि देखो इन्होंने इंट्रोडक्शन में डेटा फैक्ट यूज किया, धारा यूज कर ली, तो वही अपने को यूज करना है। उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। ऐसा कोई नया रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है। अगला फिर वो सेम ये डायग्राम, इस तरीके के डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। हेडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन की हेडिंग को ही हमको यूज करना है। क्वेश्चन की जो भी हेडिंग है ना, उसको ही हमको आंसर में यूज करना है, इसके अलावा यूज नहीं करना है। अगला मल्टी डायमेंशनल तर्क, ये शशि शेखर जी की कॉपी। अब देखो, उपरोक्त के साथ व्यक्तिगत नैतिकता आचरण पर बल देने का प्रयास करना होगा, ताकि लोकसेवा में परोपकारिता के मूल्य का समावेश हो सके। वर्डिक्ट है एक तरीके से कि भाई ये करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। परोपकारिता की परिभाषा ऑलरेडी आपको कर चुका हूँ। और देखो, इससे बेटर आंसर लिख के आ सकते हो आप। ऑलरेडी मैं देखो परोपकारिता का डायग्राम करवा चुका हूँ आपको, स्व और पर वाला, जिसको माइक्रो डायग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे रही बात इन सारी चीजों की, तो 360 फीडबैक हो गया। सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट का भी वो कंक्लूड कर सकते हो। 10th रिपोर्ट का भी वो दो, यहाँ पे 4th रिपोर्ट शासन में नैतिकता का वो दो। कोट करो कि कहाँ बोला गया, किसने बोला है। ऑलरेडी जैसे कांट ने क्या बोला है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जिनके जिनके सिद्धांत, एटलीस्ट उनको लिख लो। जैसे कांट का क्या है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। गांधी जी का क्या है, अन्यायपूर्ण कानूनी, गांधी जी के साथ पाप हो गया, ट्रस्टीशिप हो गया। मील का क्या है, हानि सिद्धांत क्या है। ठीक है, अस्तित्ववाद का क्या है, अस्तित्ववाद दर्शन किसका है, वो भी अपने को पता होना चाहिए। उसका वर्डिक्ट क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो अपने को उपयोगितावाद का क्या सिस्टम है, अपने को पता होना चाहिए। तो बेसिक चीजें जैसे हम लोग करेंगे, एटलीस्ट हम उसको वहां पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, ये डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम है। हालांकि मैं ये करवा दूंगा, इनकी टेंशन मतलब इथिक्स मतलब पेपर 2 वाले जो गवर्नेंस वाले सेक्शन में, उसमें हर एक टॉपिक के मैं एक एक डायग्राम और करवाऊंगा। अभी मैंने पेपर 4 के डायग्राम कराए वैल्यू वाले, जैसे आरटीआई हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, सोशल ऑडिट हो गया। इनके जो डायग्राम है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि या तो आप परिभाषा के आधार, इंट्रोडक्शन में आपने देख चुका हो, या तो परिभाषा लिख लो, या कंटेम्परेरी इश्यू में क्यों न्यूज में था वो सारी चीज। ठीक है, उसका कंटेक्स्ट दे दो। करंट अफेयर वाली वेल्थ जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम वाली रिपोर्ट, उसका कंटेक्स्ट दे दो, या फिर जो क्वेश्चन लिखा ना उसी की व्याख्या कर दो आप एक तरीके से। तो ये 2-3 तरीके के इंट्रोडक्शन थे, वो ऑलरेडी आपको पता है। बस एग्जाम्पल आपको यूज करने ही करने, इसको भाई ध्यान रखना। ये स्लोवी और मेयर तो बेसिक है, सबको पता है, इसके लिए कुछ नहीं मैं बताने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको कि आपको डायग्राम यूज करने हैं, और कितने सारे डायग्राम मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो ये तो मैं क्या ही बताऊँ, इससे अच्छा मैं करवा चुका हूँ, तो ये मैं नहीं कर रहा। अब देखो, ये इसने कितना गंदा डायग्राम बनाया। इसका अच्छा डायग्राम बना सकते थे ना इसको, और उसके बाद भी इनको अच्छे नंबर मिले। तो सोचो तुम तो कितना अच्छा डायग्राम बना सकते हो, कितने अच्छे डायग्राम दिए हैं। एटलीस्ट एक एक चीज का प्रोफेशनल डायग्राम दिया,
तो आप अच्छा कर सकते हो, बस आपको खुद यकीन करने की जरूरत है। टेस्ट लिखो आराम से, जितने भी है उनमें अप्लाई करो। ये विशाखा यादव के डायग्राम ये सारे मैंने दे दिए हैं आपको, इसका कोई भी सिंगल ऐसा डायग्राम नहीं बचा होगा जो मैंने आपको नहीं दिया होगा। ठीक है, अब बस थोड़ी सी परिभाषा जिन लोगों ने बना लिए थे नोट्स उनके लिए तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाए या तो अब रिवीजन करोगे तो एक काम ऐसे करना कि जो 4 पेज बनाओ ना उसमें एक एक परिभाषा भी ऐड ऑन कर लेना खुद की। जैसे सत्यनिष्ठा की क्या है, ईमानदारी की क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या है, वहां पे ऐड ऑन कर लेना। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे वैसे रिवीजन के साथ उसकी परिभाषा लिखते जाना, ताकि आपके दिमाग में रिकॉल रहे और आपको तुरंत उगलने में काम आ सके। अब जैसे भारत की ये कॉपी है तो इसने बोला सामाजिक प्रभाव को सीधे सीधे उसने कुछ नहीं किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, परिभाषा विचारधारा, ये देखो ये डायग्राम ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पावर डिस्क्रिप्शन और उसमें से अकाउंटेबिलिटी करप्शन, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ठीक है, एक कोशिश ये करनी, जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चन है इनको मैं ऑलरेडी डेटा फैक्ट के साथ शुरू किया इन लोगों ने, उसके बाद इसका डायग्राम हो गया, उसके बाद इसके आर्गुमेंट हो गया, मैं ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ, मतलब करवा दूंगा ये पेपर 2 का गवर्नेंस जैसे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, पर ये हम लोगों को यूज करना ही करना है। इसके अलावा अब देखो ये भारत को ये आंसर नहीं आता था, ये पेज भरने का तरीका, अब इसको नहीं आता था कि क्या था। अब देखो अगर मैं इसका आंसर लिखता तो मैं पहले लिखता कि कौटिल्य कौन सा टाइम पीरियड था, उसके बाद कौन शासन काल था और किसके शासन काल में कौटिल्य था, पहली चीज। उसके बाद इसने तो लिख दिया कौटिल्य चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहते थे जिनका अर्थशास्त्र नामक ग्राम को प्रासंगिक, बेसिक लिखा है, इस आदमी को कुछ नहीं पता ना तो भी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद प्रमुख शिक्षक है कौटिल्य का क्या है राजमंडल का सिद्धांत हो गया, अर्थ पर बल दे दिया, फिर उन्होंने बेसिक सारे के बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता है। अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का डायग्राम आपको पता ही है और उसी को इन्होंने वो किया। ये सारी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो करना हो। ठीक है, तो एक तो कोटेशन अपने को यूज करनी है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस सारी चीजों का कि भाई आपको एक तो डायग्राम यूज करना ही करना है, एक कंक्लूजन करना है, अपने आर्गुमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत सारे जो भी चीजें हैं आपके पास, और उसके बाद आपको क्या करना है एग्जाम्पल यूज करना है डिफरेंट टाइप के। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलरेडी उद्धरण वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कोट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, देखो कोट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है ये वाला देख लेते हैं। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से नेहरू जी पूंजीवादी समाज की व्याख्या और खामियों का दुष्प्रभाव होता है। अगर आप उसकी, मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप व्याख्या कर सकते हो, जैसे हम लोग हिंदी, हाँ ये चीज बताना भूल गया, या तो एक काम तो ये कर सकते हो हम लोग उसको मीनिंग वो मान ले निबंध और उसको हम लोग आंसर करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लिखाना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बीच में आर्गुमेंट देने अपने को। अगर वो डायरेक्ट पूछ ले कि भाई उसका इंपॉर्टेंस क्या है, छोड़ दिया जाए अमीर की ओर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये दो दीवार थी, ये बोल रहा है एक पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे अमीर को और अमीर और गरीब को गरीब और गरीब बना देगी। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, करंट अफेयर वाले। आप इस तरीके से जो नेहरू जी है समाज और व्यवस्था की खामियों को दुष्प्रभाव होता है ऐसे एक्सप्लेन करके भी स्टार्ट कर सकते हो। अब उसका इंपॉर्टेंस एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस के डिस्कस कर सकते हो, इसके पॉजिटिव में लिख सकते हो कि भाई ऐसा है, दूसरे में लिख सकते हो कि ऐसा नहीं है। तो आपको 2-3 लेवल पर इसको डील कर सकते हो। एक तो उसका इंपॉर्टेंस बता दो कि इस पंक्ति का, लेकिन एक चीज ये करना कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो कंक्लूजन में आप उसका वर्तमान इंपॉर्टेंस जरूर बताना। कंक्लूजन में वर्तमान में जो उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है एटलीस्ट वहां पे आप उस चीज को बताना ही बताना। ठीक है, हाँ उसके साथ एग्जांपल आप देते रहोगे, बाकी वैल्यू एडिशन मटेरियल तो हो गया। तो इस तरीके से यही सारी चीजें थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी आज की। एक तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन में अगर किसी को अब भी कोई दिक्कत है तो इथिक्स से रिलेटेड पेपर पार्ट 1 से रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता दो। पार्ट 1 1 से 13 तक के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उनमें क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, मैंने जितना बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, तो उतने से 120-22 नंबर आ रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट लगता है तो वो चर्चा कर लो, बाकी फिर पढ़ो आप अपना।
हम लोग नेक्स्ट सेशन परसों केस स्टडी को अच्छे से करने वाले हैं, उसमें कितने डिलेमा हो सकते हैं, कितना क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं उसको डिस्कस कर दूँ। ठीक है, चले। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर।